हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद। मैं शशांक आपके लेकर आया हूँ 27 जुलाई के द हिंदू डाउन टू अर्थ एंड इंडियन स्पेस के करंट अफेयर्स। सो देखते हैं टॉपिक्स क्या हैं हमारे आज के। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का जनरल स्टडीज 1 का, विच इज रिगार्डिंग सोसाइटी। ठीक है, देखते हैं। द ओपियम वॉर्स। अमिताभ घोष एक बहुत ही रिनाउंड ऑथर हैं। उनकी बुक जो कि स्मोक एंड एशेज है, उन्होंने एक्सप्लोर किया है द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओपियम एज अ पावरफुल एजेंट दैट हैज शेप्ड एंड कंटिन्यूड टू शेप द वर्ल्ड्स हिस्ट्री। ओपियम एक ऐसा सब्सटेंस है जिसने बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल व्यू दिए हैं और हिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं, बहुत ही इसके एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है। नाउ स्मोक एंड एशेज जो किताब है, ये बेसिकली फोकस करती है ऑन ओपियम वॉर्स। ओपियम वॉर कब से कब तक चला था? 1839 1842 से लेकर 1856 टू 60, विच वर वेज्ड बाय यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स ऑन चाइना। अगर बात करूं मैं ओपियम वॉर्स की स्टूडेंट्स, सो द वॉर्स वर अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटेन्स इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ टी। ब्रिटेन का जो इंक्रीज इन कंजम्पशन था टी का, उस पे ये बेस्ड है। दूसरी चीज विच लेड टू द ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। ठीक है। टू एड्रेस दिस, जब ट्रेड डेफिसिट हुआ चाइना के साथ, सो इसको एड्रेस करने के लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ओपियम ट्रेड को बढ़ावा दिया। ठीक है। पहले तो जो ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ वो हुआ, उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस चीज को लेबल में लाने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन द यूके, उन्होंने ओपियम को ट्रेड करना स्टार्ट किया। सो बेसिक अगर रीजन कोई पूछे कि रीजन क्या था इसको ट्रेड को स्टार्ट करने का, सो द अल्टीमेट मोटिव वाज टू इक्वलाइज द ट्रेड डेफिसिट विद द चाइना। क्लियर? नाउ दिस लेड टू द इंक्रीज सिग्निफिकेंट इन ओपियम प्रोडक्शन इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट टू चाइना। ठीक है। अगर बात करें ओपियम की, सो ओपियम एडिक्शन स्प्रेड इन चाइना, इट कॉज्ड द सीवियर सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है। और उस समय की जो किंग डायनेस्टी थी और उनकी जो गवर्नमेंट थी, उसको इसने बहुत ज्यादा इंपैक्ट करना शुरू किया। नाउ the Chinese attempts to crack down on opium smuggling resulted in conflict with the British, leading to the two opium wars. अब एक जगह तो ओपियम का प्रोडक्शन हो रहा है, ओपियम के प्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पे ओपियम का ट्रेड हो रहा है। नाउ दूसरी जगह क्या हो रहा है चाइना में कि उस पे क्रैक डाउन करने की बात की जा रही है। ठीक है। सो यहाँ पे टू थिंग्स आर देयर। नाउ अगर बात की जाए इंपैक्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी की, सो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इंक्रीज्ड ओपियम कल्टीवेशन। यहां पे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में ओपियम के कल्टीवेशन को देखा गया इन द 19th सेंचुरी। ठीक है। इसी के साथ साथ विद द सक्सेस ऑफ ओपियम ट्रेड इन चाइना ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ओपियम वॉर्स, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द ओपियम कल्टीवेशन इन इंडिया। ठीक है। और इस चीज की वजह से क्या हुआ कि दिस लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन फार्मर्स एंड इंक्रीज्ड डिपेंडेंसी ऑन ओपियम कल्टीवेशन ऑफन टू द डिटरमेंट ऑफ अदर क्रॉप्स। ठीक है। दूसरे क्रॉप्स ग्रो ना कर पाना, सिर्फ और सिर्फ ओपियम ग्रो कर पाना, यहां पे बहुत ज्यादा इट वॉज ए एक्सप्लॉयटेशन फॉर द इंडियन फार्मर्स। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिपरकशंस। यहां पे इकोनॉमिकली क्या क्या हुआ उसको देखते हैं। सो जैसे जैसे ओपन प्रोडक्शन बढ़ा ना, वैसे वैसे ये डाइवर्ट हुआ। इट डाइवर्टेड द रिसोर्सेज एंड लेबर अवे फ्रॉम अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज।
The emphasis on opium also had adverse effects on India's trade and led to the distortion of Indian economy. ठीक है, अगर बात करें सोशल consequences के बारे में, so the increased cultivation and trade of opium contributed to the addiction. ठीक है, addiction हुआ and widespread use of opium within the certain regions of India led to the social problems and health issues as well. ठीक है, so ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अबाउट द इकोनॉमिक एंड सोशल रिपरकशंस की. आगे देखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. सो नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813. इसमें क्या था कि द एक्ट ग्रांटेड अ मोनोपोली ऑफ द ओपियम ट्रेड टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, यहां पे मोनोपोली थी ट्रेड की बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, एंड दिस अलाउड द कंपनी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द ओपियम बिजनेस इन इंडिया. अगर बात करूं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में, सो इसमें क्या था कि द ईस्ट इंडिया कंपनी continued to maintain its monopoly on the production and sale of opium. ठीक है, and particularly for export to China. So अगर बात करें दोनों के डिफरेंस के बारे में, so in the Charter Act of 1833 हम यहाँ पे ट्रेड विद चाइना के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने कैसे कैसे यहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू किया ओपियम को. ठीक है, अगर बात करूं मैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में, so it did not address the opium trade directly, rather the British East India Company still retained control over opium cultivation and trade in India during this period. ठीक है, यहां पे इंडिया ने रिटेन किया अबाउट इट्स ट्रेड, रिटेन इट्स ट्रेड एंड कल्टीवेशन. ठीक है, सो कुछ चेंज नहीं हुआ, जो चीजें पहले थी वैसे ही चली आ रही थी. ठीक है, और इंडिया यहां पे ट्रेड यहां पे और कल्टीवेशन भी यहां पे कर रहा था. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021. देखते हैं इसके बारे में. ये जनरल स्टडीज 3 साइंस एंड टेक में आ जाएगा. ठीक है, देखते हैं. नाउ अगर बात करूं बायोडाइवर्सिटी की, सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? दिस रेफर्स टू the variety of life forms that exist on the planet. Easy. Human activities have created challenges for biodiversity such as loss of habitat and deterioration of ecological system, and there have also been concerns about the biopiracy. अब biopiracy क्या होती है? This involves the unauthorized access and unauthorized appropriation of biological resources and related knowledge belonging to the indigenous communities. मतलब कि यहाँ पे कैसे कोई ट्राइबल पीपल कैसे यहाँ पे किसी रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अबाउट दिस एक्ट. सो मैं अगर बात करूं इस चीज के बारे में, सो ये जो एक्ट है ना, दिस रेगुलेट्स द एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज
एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, इट स्पेसिफाइज डिस्टिंक्ट फ्रेमवर्क्स फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस बाय फॉरेन एंड डोमेस्टिक एंटिटीज, ठीक है। दूसरी चीज की, दिस विल क्रिएट, ये जो बिल है, दिस विल क्रिएट अ 3 टायर स्ट्रक्चर फॉर रेगुलेशन, ठीक है। पहला होगा इसमें एट नेशनल लेवल, दूसरा होगा एट स्टेट लेवल, और दूसरा होगा एट अ लोकल लेवल, एट लोकल लेवल। इसमें 3 स्टेजेस होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट में होगा हमारा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो कि हमारी नेशनल लेवल पे होगी। दूसरी होगी स्टेट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यहां पे क्या है, दिस विल बी योर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स एट अ स्टेट लेवल, एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज BMCs एट लोकल बॉडी लेवल, ठीक है। ये जो एक्ट है, दिस विल प्रोवाइड अ शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, क्या मतलब हुआ, थ्रू मॉनेटरी कंपनसेशन, शेयरिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विथ कंजर्वर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड होल्डर्स एंड क्रिएटर्स ऑफ एसोसिएटेड नॉलेज। मतलब कि यहां पे हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को यहां पे बेनिफिट्स शेयर करने का मौका दिया जाए। क्या मतलब, जो फॉरेस्ट है वो सबके लिए है, ठीक है, चाहे वो ट्राइबल पीपल हो, चाहे वो किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हो, फॉरेस्ट इज फॉर ऑल। नाउ दूसरी चीज यहां पे शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि यहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी की बात यहां पे की जा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम। मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम, ये ओडिशा में चीज आई है। सो ओडिशास केंद्रपाड़ डिस्ट्रिक्ट, ओडिशास केंद्रपाड़ डिस्ट्रिक्ट हैव डोनेटेड almost 25 एकड़ ऑफ देयर लैंड नियर भीतरकनिका नेशनल पार्क। सो BNP कहां पे है, ये ओडिशा में है, ठीक है। और ये डोनेट क्यों किया गया 25 एकड़ ऑफ लैंड, बिकॉज to improve the mangrove plantation under the mangrove मित्र प्रोग्राम। सो अगर न्यूज ये है, सो यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि which national park has been in news which has seen a 25 acre of the land donation। सो यहां पे क्या है, दिस इज योर भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है, ताकि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट्स हैं इस रीजन में उनको यहां पे बढ़ाया जा सके, ठीक है। नाउ मैं अगर इस पार्क के बारे में बात करूं, सो
This park alone has 82 mangrove species, but the expansion of aquaculture and agriculture has degraded the mangrove habitats in the region. ठीक है, अगर मैं बात करूं भीतरकनिका की, भीतरकनिका मैंग्रोव इकोसिस्टम अकेला एक इंडिया का ऐसा सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, but it has suffered losses due to deforestation caused by resettlement and human activities. ठीक है, so once again we have to focus upon इकोलॉजी एज वेल. ठीक है, हमारी जो डेवलपमेंट है इतनी ज़्यादा भी ह्यूमन सेंट्रिक ना हो जाए, इतनी ज़्यादा भी हमारी जो डेवलपमेंट है वो एंथ्रोपोजेनिक ना हो जाए कि हम इकोलॉजी को भूल जाए. सो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एज वेल एज द इकोलॉजी एज वेल. ठीक है, सो ह्यूमन वर्सेस इकोलॉजी का तो जो कन्फ्लिक्ट है वो हमेशा तो रहा ही है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि इसको हम कैसे बैलेंस करें. ठीक है, सो हाउ वी आर बैलेंसिंग द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोलॉजी. ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं. All right, next is about the 2021 फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट. सो यहां पर रिपोर्ट क्या कहती है ये देखते हैं. सो as per the 2021 forest survey report of India said the mangrove forest cover in the country has been increased by 17 square kilometer. So इतना ज्यादा अभी तक प्रीवियस 2 सालों में इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हुआ है, वो बढ़ा है. ठीक है, इतना क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द जनरल स्टडीज टू इंडियन पॉलिटी. इंडियन पॉलिटी, ठीक है, देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर फिफ्थ अमेंडमेंट बिल. ठीक है, सो शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर फिफ्थ अमेंडमेंट बिल को देखते हैं, इस बारे में क्या है. सो द राज्यसभा गिविंग इट्स अप्रूवल आफ्टर द लोकसभा हैड ऑलरेडी पास द बिल. नाउ इस बिल में क्या क्या है इंपॉर्टेंट है देखते हैं. सो बिल विल इंक्लूड दी धनुवर किसान सोनरा सनोरा एंड भिंजिया कम्युनिटीज इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन छत्तीसगढ़. इन सारे कम्युनिटीज के बारे में पढ़ना, क्योंकि ये सारे कम्युनिटीज न्यूज का पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम आवर जीएस पेपर 1. ये आपका जीएस 1 में आ जाएगा, जीएस 1 इंडियन सोसाइटी. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट दी देवनागरी वर्जन्स. क्या क्या है. सो 3 देवनागरी वर्जन्स ऑफ द नेम्स ऑफ पंदो कम्युनिटी आर ऑल्सो इंक्लूडेड. सो ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. आइए, next is regarding your
प्राइम मिनिस्टर डिवाइन स्कीम, सो ये क्या है देखते हैं। बेसिकली ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दिस इज योर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट 2022 एंड 2023। इसमें क्या हुआ था कि द कैबिनेट हैज गारंटेड अप्रूवल ऑफ फंड विच इज 100% सेंट्रल फंडिंग। देखिए यहां पे स्कीम दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट इज योर, फर्स्ट क्या होती है, फर्स्ट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है। यहां पे क्या है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पूरी की पूरी जो फंडिंग होती है दैट इज डन बाय द सेंटर इटसेल्फ, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में क्या होता है कि यहां पे स्टेट प्लस सेंटर दोनों आ जाते हैं, ठीक है। नाउ मैं अगर बात करूं इस डिवाइन स्कीम के बारे में, सो पहली चीज ये इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। ये मिनिस्ट्री यहां पे इसको डेवलप कर रही है, क्लियर। नाउ मैं अगर बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में, सो इन लाइन विद द स्पिरिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति, प्राइम मिनिस्टर डिवाइन एम करता है टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन अ कोहेसिव मैनर विच एंश्योर्स seamless connectivity and accessibility across the north east region। मतलब कि इसको पीएम गति शक्ति में, ध्यान दीजिएगा, पीएम गति शक्ति में इस चीज को इंक्लूड किया गया है, किसको, पीएम डिवाइन योजना को, ठीक है, पीएम डिवाइन को। अगर क्वेश्चन आए कि पीएम डिवाइन जो है वो किस इनिशिएटिव के अंडर आती है, सो वो है पीएम गति शक्ति के अंदर आती है, ठीक है। नाउ सपोर्टिंग द सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब कि दिस रिकॉग्नाइज द यूनिक नीड्स एंड चैलेंजेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन के अपने चैलेंजेस हैं, ठीक है, अपने वहां के डेवलपमेंट्स हैं। सो उन डेवलपमेंट्स को और उन चैलेंजेस को कैसे कैसे फेस किया जाए और कैसे कैसे उनको एड्रेस किया जाए, उन सब के लिए यहां पे डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एक्शन में आता है, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं इस स्कीम की, सो दिस स्कीम विल सपोर्ट the social development projects and this will address the critical issues and this will improve the quality of life वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ पीएम डिवाइन जो योजना है ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये आपका यूथ एंड वुमेन को भी एम्पावर कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, many people forget about this thing, that this is not only about infrastructure but it is also about the expansion of youth and women empowerment across the NER which is northeast region, ठीक है। now this seeks to create livelihood opportunities specifically targeting the youth and women of the northeast region, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो दिस वाज द लास्ट स्लाइड ऑफ द डे। आई होप आपको आज का करंट अफेयर्स बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सो गिव अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग। जय हिंद।